तो आइए बच्चों, हमने जो नियम किए हैं उनका उपयोग करके कुछ प्रश्नों के उत्तर निकालें। 5 के ऊपर घात 2 के ऊपर घात 3 है, उसे विभाजित करना है 5 के ऊपर घात 3 से और हमने नियम लगाने हैं। आपको पता है कि जब किसी घात के ऊपर घात लगती है तो ये घातें आपस में गुना हो जाती है। कौन सा नियम है ये बच्चों? हमने किया था a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात mn। तो ये हमारे पास आया 5 के ऊपर घात 6 भाग 5 के ऊपर घात 3। अब यहाँ विभाजन हो रहा है और आधार वही है, तो हमें पता है कुछ इस तरह से हमारा नियम लगता है। जो दूसरा नियम था, क्या नियम था? a के ऊपर घात m भाग a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m माइनस n। तो हमारे पास उत्तर आया 5 के ऊपर घात 3। अब 5 के ऊपर घात 3 यानी 5 गुना, यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 125। तो इस तरह से हमने इसको सरल करके उत्तर लगाया और निश्चय ही हमने यहाँ पर नियम भी लगाए हैं। तो बच्चों आइए एक और प्रश्न करते हैं जहाँ पर हम घातांकों के नियमों का उपयोग करेंगे। तो प्रश्न है 2 के ऊपर घात 8 गुणा a के ऊपर घात 5 और विभाजित करना है 4 के ऊपर घात 3 गुणा a के ऊपर घात 3। कैसे करेंगे इसे? हम कर सकते हैं 2 के ऊपर घात 8 गुणा a के ऊपर घात 5, 4 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 यानी कि 2 के ऊपर घात 2 और उसके ऊपर घात तो 3 लगा ही है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास आया 2 के ऊपर घात 8 गुना a के ऊपर घात 5। अब घात के ऊपर घात का नियम हमें पता है, ये घातें आपस में गुना हो जाती हैं कुछ इस तरह से, है ना। हमने नियम क्या है हमारे पास, a के ऊपर घात m के ऊपर घात n हो तो a के ऊपर घात mn हो जाता है। अब आप इनको देख सकते हैं, इन दोनों घातों का जो आधार है वो सेम है, समान है। तो हमारे पास जो नियम है वो कहता है कि विभाजन होने पर इनकी घातें आपस में इनका अंतर लेंगे यानी घट जाएंगी, व्यवकलन होगा। उसी की तरह से इनका आधार भी समान है, इनकी घातें भी आपस में घटाव हो जाएगा। इनका नियम क्या है? a के ऊपर घात m भाग a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m माइनस n। तो हमारे पास आया 2 के ऊपर घात 2 और a के ऊपर घात 2। 2 के ऊपर घात 2 यानी 2 दूनी 4, a के ऊपर घात तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर आया 4 a के ऊपर घात 2। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पर नियम लगाए और इसको हमने सरल रूप में लिख दिया। अध्याय के शुरू में हमने किया था कैसे हम ऐसी संख्याओं को विस्तारित रूप से लिख सकते हैं और वहाँ पर घातांकों का उपयोग भी कर सकते हैं। आइए ज़रा इस संख्या को करके देखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 4 गुना 10 की घात, क्योंकि पीछे 4 संख्याएं हैं, 10 के ऊपर घात 4 जमा 7 गुना 10 के ऊपर घात 3 जमा 5 गुना 10 के ऊपर घात 2 जमा 6 गुना 10 के ऊपर घात 1 जमा 1। अब वहाँ हमने जो आखिरी संख्या थी उसको ऐसे ही लिख दिया था, लेकिन हम अब क्योंकि जानते हैं कि 10 के ऊपर घात 0 का मान 1 होता है, तो अब हम कुछ इस तरह से ही इस संख्या को विस्तारित रूप से लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि 10 की घात यहाँ पर ये ऊपर से बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जा रही है। तो इसी तरह अगर आपको दिया जाए कि 3 गुना 10 की घात 7 जमा 4 गुना 10 के ऊपर घात 5 जमा 3 गुना 10 के ऊपर घात 4 जमा 2 गुना 10 के ऊपर घात 0 हो, तो क्या आप इस संख्या को लिख सकते हैं? ज़रूर कोशिश करें। आइए बच्चों सीखते हैं कि किसी संख्या को मानक रूप में कैसे लिखते हैं। मानक रूप यानी अगर हम किसी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की संख्या में व्यक्त करें और साथ में उसका गुणनफल हो रहा हो 10 की किसी घात से, तो उसे हम मानक रूप कहते हैं। आइए सीखते हैं, जैसे कि 3000 को हम लिख सकते हैं 3.0 गुणा 10 के ऊपर घात 3। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये हमारे पास मानक रूप हुआ। अब अगर कुछ ऐसी संख्या लें, अब यहाँ पर दशमलव तो नहीं है, यानी दशमलव अंत में यहाँ पर है। मुझे दशमलव ऐसा चाहिए जो 1.0 और 10.0 के बीच हो, यानी मुझे दशमलव स्थान यहाँ लाना है। तो मुझे लिखना पड़ेगा 5.789 गुणा 10 के ऊपर। अब यही संख्या वापस लाने के लिए
हमें इसमें कुछ गुना तो करना होगा। कितने स्थान हम पीछे गए हैं बच्चों? 3, तो गुणा 10 के ऊपर घात 3। तो ये जो रूप है इसे हम मानक रूप कहते हैं इस संख्या का। आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4.58। मुझे इसे मानक रूप में बदलना है, यानी कि दशमलव जो है 1.0 और 10.0 के बीच होना चाहिए। हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि दशमलव से पहले एक ही संख्या होनी चाहिए, यानी मुझे दशमलव को यहाँ लाना है। 1, 2, 3 स्थान इधर। तो जब मैं यहाँ पर लेके आऊँगी 1.23458, लेकिन मुझे साथ में गुना भी तो करना पड़ेगा। गुना 10 के ऊपर घात 3। तो ये हुआ इसका मानक रूप। तो आइए बच्चों कुछ और प्रश्न करते हैं। बच्चों इस अध्याय में हमने जो सीखा, आइए उसकी दोहराई कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा करें। पहला प्रश्न है 243 को घातांकीय रूप में कैसे लिखते हैं? आपके पास 4 विकल्प है। 3 के ऊपर घात 5, 3 के ऊपर घात 4, 3 के ऊपर घात 3 या फिर 3 के ऊपर घात 2। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पहला विकल्प 3 के ऊपर घात 5। दूसरा प्रश्न, घटाव 2 के ऊपर घात 4 का मान क्या है? आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प 8, दूसरा घटाव 8, तीसरा 16, चौथा घटाव 16। तो बच्चों सही उत्तर क्या होगा? घटाव 2 को जब आप 4 बारी गुना करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और साथ में आप देख सकते हैं कि घात जो है वो एक सम संख्या है, तो उत्तर धनात्मक होगा बच्चों। तो उत्तर सही उत्तर क्या है? तीसरा भाग 16। तीसरा प्रश्न, -1 के ऊपर घात अगर सम संख्या हो तो उत्तर क्या होगा? घटाव 1, 1, 0 या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों घटाव 1 जब हम सम संख्या बारी गुना करते हैं, 1 एकम 1, 1 एकम 1 तो 1 ही देगा, लेकिन घटाव का चिन्ह आएगा या नहीं? यदि घात सम संख्या है तो घटाव का चिन्ह नहीं आएगा। उत्तर एक धनात्मक संख्या होगी, यानी कि दूसरा भाग। चौथा प्रश्न, घटाव 1 के ऊपर अगर विषम संख्या घात है तो उसका उत्तर क्या होगा? जैसे हमने बच्चों अभी किया था, 1 एकम 1 जितनी मर्जी बारी भी करेंगे उत्तर 1 ही आता है, लेकिन अगर घात विषम संख्या हो तो चिन्ह जो है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि सही उत्तर हुआ पहला विकल्प घटाव 1। प्रश्न नंबर 5, घटाव 3 के ऊपर घात 4 गुना घटाव 3 के ऊपर घात 6 बराबर घटाव 3 के ऊपर क्या घात होगी? आपके पास 4 विकल्प हैं, 4, 10, 6, 12। बच्चों आपने घातांकों के नियम में किया था, जब हम घातों का गुणन करते हैं तो उनकी घात जो है वो जुड़ जाती है, उनका योग हो जाता है, यानी कि यहाँ पर उत्तर आएगा 10।